हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले एसीसी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। ठीक है, आई होप आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, पढ़ने वाला स्टडी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ पढ़ चुके होंगे। स्टिल आप लोगों को रिवीजन चाहिए तो एग्जाम किट की वन शॉट वीडियो चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो भी देख के वो एग्जाम किट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 129, वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स who play no role in day to day running of company, there is a situation that is described as ये साफ साफ जो है वो मेरे को देखो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट मेरे को दिखते ही पता चल गया कि ये होने वाला है। अब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को भी समझ में आया होगा जब आपको पता चलता है कि यार एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कोई काम ही नहीं है। जो काम एक्चुअली में देखो ये कंपनी है, इस कंपनी में जो कंपनी में मेन पैसा वगैरह डाला हुआ है वो ये हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अलग लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, जिसमें जो है वो ओन जो है वो शेयर होल्डर्स करते हैं, बट कंपनी को जो रन है वो डायरेक्टर करते हैं। इसमें जो है वो ये बता रखा है कि एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स का जो है वो कोई रोल नहीं होता डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। तो वो किस चीज़ की सिचुएशन डिस्क्राइब करता है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है, यानी कि जो ओन करते हैं वो अलग होते हैं और जो कंपनी को चलाते हैं वो अलग होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। द एजेंसी प्रॉब्लम रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। या आप एजेंसी प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं शेयर होल्डर्स एक्टिंग इन देयर ओन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेदर देन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करी हुई है, तो इसमें जो है हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो जज नहीं कर सकते। बाकी इसको होल्ड पे रखो, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन मिलता है देखते हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो अभी काफ़ी कुछ खास दिख नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। अ वोकल माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिंग द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज देयर एजेंट्स एंड पे सब्सटेंशियल डिविडेंड। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी शेयर होल्डर्स की माइनॉरिटी वगैरह होती है, एक तो बहुत सारे लोग कंपनी, जैसे मान लो शेयर होल्डर्स है तो लोगों ने 20-20, 30-30 करोड़ रुपये कंपनी में लगा रखे हैं। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिसने 1000 कुछ रुपये लगा रखे होंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि डायरेक्ट जो है वो हमें डिविडेंड पे वगैरह करो। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन, कंपनी इज रिलायंट अपॉन सब्सटेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सच दैट दे इफेक्टिवली एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। The directors acting in their own interest rather than the shareholder. Yes, एजेंसी प्रॉब्लम का मेन मोटिव ही यही होता है। हम लोगों को देखो ऊपर क्या पड़ा है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड, ये वाला सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसी से बिल्कुल रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें जो है आप लोगों को क्या होता है कि जो आपका जो है डायरेक्टर जो है वो ऐसा लगता है कि अपने खुद के काम के लिए चाहते हैं। डायरेक्टर को क्या चाहिए, उनको हम सैलरी देते हैं तो वो चाहेंगे कि हमें सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, शेयर होल्डर्स को जो है वो अपना डिविडेंड्स वगैरह लेते हैं या फिर जो भी प्रॉफिट वगैरह लेते हैं उसको अपनी कंपनी के अंदर से इनको सैलरी चाहिए होती है। सैलरी ज़्यादा देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये एजेंसी प्रॉब्लम के अंदर आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। टू इनकरेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू ऑपरेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर दे कुड, हम उनको हाई बेसिक सैलरी दे सकते हैं। देखो बेसिक सैलरी ज़्यादा देने का नहीं होता, मेन आपको ये होता है कि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे दो या फिर जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे वगैरह होता है, ताकि ये होगा कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे उनको उतने ही ज़्यादा बोनसेस वगैरह दिए जाएंगे, तो वो कंपनी का भी भला ही सोचेंगे। रिसीव शेयर ऑप्शन बेस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल और कंपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो मेरे को अच्छा लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। बाकी बी एंटाइटल टू लार्ज पेमेंट अपॉन, नहीं, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनको निकाल देते हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट दोगे, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन है। बी आस्क टू अटेंड एजीएम, नहीं मतलब कि पूछना ही क्या है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट आंसर है कि आप उसको शेयर ऑप्शन बेस्ड जो है वो स्कीम दे सकते हो, या फिर जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर वो अच्छी करेगा तो आप उसको बोनसेस दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया ऑफ दैट द कंपनी शुड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या देखते हैं, प्ले एन एक्टिव पार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ द लोकल नेबरहुड। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता यार कि लोकल नेबरहुड में एक एक्टिव पार्ट जो है वो प्ले कर दिया। बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, येस, जो सारी स्टेक होल्डर्स की नीड्स है उसमें सेंसिटिव तो ये रहता है, तो ये ऑप्शन जो है वो मेरे को सही लग रहा है, बेहतर लग रहा है। बी अलर्ट टू द सोशल नीड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, देखो स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर ज़्यादा वो हैं तो उनके लिए हमें ज़्यादा सोचना होगा। और सी ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स ओवरऑल नीड्स नॉट जस्ट देयर फाइनेंशियल नीड्स, नो, काइंड ऑफ नो, क्योंकि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके ओवरऑल नीड्स को देखना है, मतलब फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। आप लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहता है कि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनका भी आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है,
उन लोगों के साथ जो है आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसको आपको चीज़ों को निभाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इसकी डेफिनेशन हम लोगों को ना बचपन से ही याद करा दी जाती है और ये अभी तक आ रही है, ठीक है। बिजनेस इन डेवलप कंट्री विद इकोनॉमिक नहीं, डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, यही मेरे को सही आंसर दिख रहा है। यस, 133 का भी, बाकी जो है वो कुछ भी नहीं है। मेन आपकी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आज की हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों, ये और जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उसकी जो है वो भी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और आज की ज़रूरतें हम ऐसे पूरी करें कि आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो बच जाएँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, मॉडर्न व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब मॉडर्न जो है व्यू क्या आया है CSR के ऊपर। इट इज़ अ वे टू फर्दर अ कंपनीज बिजनेस एंड अट्रैक्ट एडिशनल शेयर होल्डर्स। यस, अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो आप लोग सारे स्टेक होल्डर्स की जो है वो नीड पूरी करते हो। इससे जो है वो नए नए शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी देखते हैं कि यार ये जो है स्टेक होल्डर्स की नीड्स पूरी करते हैं, उनके साथ भी अच्छी इनकी बॉन्डिंग वगैरह हो रखी है, तो यस ये अट्रैक्ट करते हैं एडिशनल शेयर होल्डर्स को। तो ये ऑप्शन काइंड ऑफ मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कुछ प्रोडक्ट की लाइबिलिटी वगैरह की क्लेम वगैरह आ रखे हैं तो आप उसको ज़रूरी है कि आपको उसको कम करना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अ कंपनी मस्ट गिव पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू चैरिटी। नो, ज़रूरी नहीं है यार, मतलब हर कोई कमा रहा है तो उसका मर्ज़ी है, मतलब श्रद्धा है कि उसको चैरिटी में देना है या फिर नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकम्पैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर, नहीं। देखो मेन मोटिव जो वो यही होता है कि शेयर होल्डर की जो है वो वेल्थ को मैक्सिमाइज़ किया जाए, लेकिन ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो नहीं होता और इनकॉम्पेटिबल आपको बताया हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कॉम्पेटेबल होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका जो है वो सही आंसर बैठने वाला है। और इसके बाद द एजेंसी प्रॉब्लम refers to the fact that shareholders cannot legally be the directors of an organization। गलत बात है भैया, ज़रूरी नहीं है जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ऐसा होता है काफ़ी जगहों पे कि जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर होता है, मतलब जिसकी कंपनी है वही कंपनी को रन वगैरह भी कर रहा है। बाकी एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है जब जब शेयर होल्डर से डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक बंदा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेंडर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लेस सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। देखो NED जो होता है वो सबसे पहली बात, बड़ी बात, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और आगे कुछ और ऑप्शन है तो यहाँ पे पढ़ते हैं। द पर्सन वर्क फॉर द कंपनी 6 ईयर्स अगो। अगर कंपनी ने जो है, जो पर्सन है उसने 6 साल पहले कंपनी के लिए काम किया हो, तो आपको बताना है कि लेस सूटेबल कौन सा बनाएगा। तो 6 साल पहले काम किया है तो इट्स ओके, 9 साल की एक शायद से लिमिट होती थी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 6 साल है, तो ठीक है, ये तो मतलब हम इसको कर सकते हैं, सूटेबल है। और आपको बताना है लेस सूटेबल, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं, द पर्सन हैज़ सर्व्ड एज NED फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, मतलब वो पिछले 6 सालों से NED ही था, ठीक है, अच्छी बात है, तो ये भी है वो NED सही बन सकता है। हमें बताना है कि NED बनने के लायक ही नहीं है। द पर्सन हैज़ नो प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, तो यार ये भी बन सकता है, तो लास्ट ही ऑप्शन डी ऑप्शन ही बचता है। द पर्सन ओन, यस, अगर वो कंपनी का शेयर लेता तो हमारा NED जो है वो नहीं बन सकता है, ये बात जो है वो लिखी हुई है कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर उसने शेयर्स लिए हुए हैं और वही NED है तो दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि वो देखेगा कि मेरे पास शेयर्स हैं तो वो कंपनी को ऐसे चलाएगा कि उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़े, जो कि गलत बात है, तो वो NED नहीं बन सकता। बाकी NED ED ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हैं, आप लोग चैप्टर पढ़ के देख रहे हो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 137, एन ऑडिट कमेटी शुड, ऑडिट कमेटी जो होनी चाहिए कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट NED ओनली। सबसे पहली बात, येस, ऑडिट कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट NED से ही बन सकती है, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह नहीं होते, तो पहला ही ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ अचीविंग पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज व्या, मतलब आप पब्लिक की ओवरसाइट को कैसे ले सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू। द कंपनी इस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट, और कंपनी ने एक वेबसाइट बना दी है, उससे आप पब्लिक की ओवरसाइट ले सकते हो। बट बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पब्लिकेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, येस, ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है ए वाले से, क्योंकि आप लोगों ने एक वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बनाने से क्या करोगे, लेकिन अगर आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें अपलोड कर दी, तो पब्लिक का जो है वो ज़्यादा ओवरसाइट जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू, तो बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है ए वाले से।
प्रेस अनाउंसमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट, आप लोग खाली जो भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रहे हो आप खाली उसके लिए प्रेस अनाउंस करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए पब्लिक को, तो ये ऑप्शन भी गलत। शेयर होल्डर्स एक्सेस टू एजीएम, शेयर होल्डर का अगर हम एजीएम के एक्सेस दिखाएंगे तो इससे पब्लिक ओवरसाइट कैसे मिलेगी, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए कि आप एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को है वो पब्लिक कर दो, तो उससे जो है वो पब्लिक ओवरसाइट आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। विद इन द यूके व्हाट इज़ द यूजुअल पर्पस ऑफ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है यूके के अंदर, तो आपको बताना है कि क्या होगा। टू इस्टेब्लिश लीगली बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स टू विच ऑल कंपनीज मस्ट अधेयर, ऐसा देखो ऑल कंपनीज आपका सीधा सीधा ऑप्शन आ गया। ऐसा कभी भी नहीं कहते यार कि सारी कंपनीज को फॉलो करना ही करना है, ज़रूरी नहीं है, आपको बताते हैं कि कर लो, बट आप फॉलो करो ना करो आपकी कंपनी के ऊपर पड़ता है। To set down detailed rules to regulate the ways in which companies must adhere, जहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती है वो आप पहले ही हटा दो। To provide guidance on the standards of best practice that companies should adopt, मतलब जो भी बढ़िया स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उसके ऊपर आपको गाइडेंस देती हैं और बताती है कि कंपनी को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि एक बहुत एप्ट आंसर मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए दिखा है और बी को पढ़ने के बाद। तो लास्ट में टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं यार ऐसा कुछ वो नहीं है कि फ्रेमवर्क के आपको प्रोवाइड कर दिया कि एक पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया कि यही आप चीज़ों को करना है और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खाली, ठीक है, तो ये जो है वो नहीं होगा। सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, आपको गाइडेंस देती हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि क्या आपके लिए कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको उसको अपनी कंपनी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। Question number 140, which of the following types of committee is often temporary in nature and is formed to complete एक कमेटी है जो कि एक टेम्परेरी होती है और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है, ये दोनों जगह रूल आ जाती हैं तो वो होती है एड हॉक कमेटी, ठीक है। एड हॉक कमेटी वही होती है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है और वो टेम्परेरी होती है, जब वो टास्क ख़त्म हो जाता है तो ये कमेटी को भी बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन द रोल ऑफ कमेटी चेयर, कमेटी चेयर के रोल पे क्या इंक्लूड होगा, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव की अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये जो है वो आपका मेन आपको बताना है कि कमेटी की चेयर के अंदर इंक्लूड होगा और ये जो है वो मेन आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी वगैरह है वो वाली ये सब काम करते हैं, तो ये कमेटी के चेयर तो ऐसा कुछ नहीं करता। डीलिंग विद कॉरस्पॉन्डेंट से डील करना ये भी सेक्रेटरी का काम है। इशूइंग द एजेंडा का मतलब होता है मेन टॉपिक वगैरह जो है आपको इशू करना, या जो भी आपका मीटिंग वगैरह का टॉपिक वगैरह होता है ये भी सेक्रेटरी करता है या फिर करती है। इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, ये चेयर ये देखता है कि ये सारे जो है ये सारे प्रोसीजर्स बना दिए, अब इसको सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं फॉलो हो रहा है या फिर नहीं, वो जो है वो चेयर का काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, द ड्यूटीज़ ऑफ द कमेटी सेक्रेटरी इंक्लूड, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। नोट्स बनाना, मेकिंग नोट्स, देखो 142 में ए और सी जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे वो नोट्स बनाने हुए दिख रही हैं, और बाकी इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, फिक्सिंग डेट, टाइम, लोकेशन, डिसाइडिंग हु इज टू स्पीक। तो देखो सबसे पहली बात सेक्रेटरी में देखो नोट्स वगैरह जो है वो बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो इशू कर लेते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं डेट एंड लोकेशन, तो इतना लेकिन डिसाइडिंग हु इज टू स्पीक नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता कि कौन बोलेगा, ये सेक्रेटरी बताने लग गए तो बताओ कंपनी के जो टॉप लेवल के पर्सन हैं वो क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिक्सिंग डेट, मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयरिंग मिनट्स, यस ये जो है वो मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स और मेंटेनिंग, नहीं यार वो ऑर्डर मेंटेन करने लग गए, तो टॉप लेवल के पर्सन क्या करने वाले हैं, तो इसकी ऑप्शन गलत। इशूइंग डॉक्यूमेंट, फिक्सिंग डेट, असरटेनिंग द कंसेंसस व्यू, नहीं ये जो है वो नहीं करते। देखो कंसेंसस व्यू का मतलब मेन यही होता है कि आपको बताना है कि क्या जो है वो लॉ सही है, क्या चीज़ें गलत है, मतलब क्या चीज़ सही है क्या गलत है, आप ये मान के चलो, और ये जो काम है वो टॉप लेवल के पर्सन करते हैं, सेक्रेटरी नहीं बताएगा कि ये चीज़ जो है वो गलत है, ये चीज़ जो है वो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। आगे चलते हैं। एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, द रेमनरेशन कमेटी ऑफ लार्ज कंपनी डिटरमाइंस, रेमनरेशन कंपनी जो है वो क्या बताती है, रेट ऑफ पे, ग्रेड्स फॉर ऑल द कंपनी स्टाफ, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। सबसे पहली बात बताओ, रेमनरेशन कमेटी जो है वो आपकी जो है वो रेट्स ऑफ पे या फिर ग्रेड्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नाइदर। सबसे पहली बात जो रेमनरेशन कमेटी है वो किसके लिए बनाई जाती है, या डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स को आपको सैलरी देनी है तो आपको डायरेक्टर को सैलरी देनी है, रेमनरेशन कमेटी बनाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कि जो डायरेक्टर को हम सैलरी देंगे आप बताएंगे उसको उसके हिसाब से देनी है, और एम्प्लॉयज़ को जो है वो रेमनरेशन कमेटी जो है वो पैसा देती नहीं है,
तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपको ना रेट ऑफ पे तो होगा नहीं, वन ओनली तो गलत हो गया, बोथ भी गलत हो गया। ग्रेड जो है वो रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर आता नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा नाइदर ऑप्शन पे करेक्ट मार दो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के बचे हैं। कमिटीज टिपिकली मेक डिसीजंस मोर क्विकली देन इंडिविजुअल्स एज दे क्रिएट अ लार्जर पूल ऑफ स्किल्स एंड नॉलेजेस। तो कमेटी यहाँ पे आपको बता रहा है कि ज़्यादा से जल्दी जो है वो डिसीजन ले लेती हैं इंडिविजुअल से, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज होती है, जो कि एकदम फॉल्स है। क्योंकि देखो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, एक बात पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी होंगे, डिसएग्रीमेंट होंगे, एक बंदा कुछ कहेगा, दूसरा बंदा कुछ और कहेगा, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, और जो है वो क्विकली नहीं डिले होगा, बल्कि आपको जो भी चीज़ें होंगी, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। इसके बाद क्वेश्चन 145, कमिटीज़ में फेल टू रिकमेंड डिसाइसिव एक्शन वेयर नीडेड ड्यू टू द नीड फॉर कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन मेंबर्स। यस, अगर आप लोगों को बीच में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह, देखो पूरा जो है वो कमेटी है, ये लोग देखो 4 लोग हैं, और ये 1 2 3 एक डिसीजन लेना है, ये 4 लोग जो हैं वो उस पर एग्री करते हैं, ये 3 लोग उस पर नहीं करते। अब देखो मेजॉरिटी जो है वो 4 बंदों की है, तो मानना तो पड़ेगा कि यार वो डिसीजन सही है, लेना पड़ेगा। लेकिन ये 3 बंदे जो हैं वो असहमत हैं, तो इन 3 बंदों को क्या करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज़। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने वाली है। और इसके बाद जो है एक और चैप्टर जो हम लोग देखने वाले हैं, ये देखो लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अकाउंटिंग। ये भी काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, तो इसी वीडियो में भी कवर कर लेंगे, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 146। When submitting annual financial statements to be available for inspection by third parties, a company should send them to। अगर आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपको इंस्पेक्ट वगैरह करानी है थर्ड पार्टीज को, तो कंपनी उनको किसके पास भेजना चाहिए, साफ साफ पता चल रहा है कंपनीज हाउस। जैसे कि हम लोगों का इंडिया के अंदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो होता है, जैसे MCA, वो जो है इंडिया के अंदर चलता है, वैसे ही कंपनीज हाउस है। जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाती है इंस्पेक्शन के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा, तो कंपनी को उसको कहाँ भेजना चाहिए, कंपनीज हाउस के अंदर। और जो हमारे इंडिया के अंदर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, द प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ अकाउंट बाय कंपनीज ईच ईयर इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको प्रिपेयर करना है, फिल करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की नेशनल लेजिस्लेशंस के अंदर आएंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFAC, ये सब चीज़ों में क्वेश्चन है। नेशनल जो लेजिस्लेशन है उसका जो है उस पर आता है ये सब चीज़ें, कि आपको रिक्वायर होता है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है, फिल करना है अकाउंट्स कंपनीज़ का हर ईयर, ताकि जो है सबसे बड़ी बात वो टैक्स वगैरह पे जो हैं वो सारी चीज़ें रख सके कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना हम लोगों को टैक्स वगैरह लेना चाहिए, और बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें हैं वो कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही, कहीं जो स्टेटमेंट अकाउंट्स वगैरह हैं वो घपले वगैरह बाजी में तो नहीं बनाए रखे, इसलिए जो है वो नेशनल लेजिस्लेशन है वो ये सब चीज़ें उस रिक्वायर रखती है। L company has recently prepared a draft financial statement for the last financial year, ठीक है, उसने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उसके अंदर क्या है, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय इट्स ऑडिटर दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। उसके ऑडिटर ने कहा कि ये जो आपने बनाई है वो गलत बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव कॉज्ड दिस, मतलब किस चीज़, क्या चीज़ होनी चाहिए थी जिसकी वजह से ऑडिटर कहता है कि नहीं यार ये मतलब अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अभी क्या है कि अच्छी स्टेटमेंट्स नहीं है। L failed to follow generally accepted practice in the preparation of its financial statement, ये जो कि गैप होता है मेनली US वगैरह के लोग फॉलो करते हैं। तो अगर उसने गैप फॉलो नहीं करा तो इसलिए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। आगे पढ़ते हैं, एल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट सेट आउट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन सफिशिएंट डिटेल्स। इसका मतलब उसने जो है वो सफिशिएंट डिटेल्स में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बताया था, जो कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। आगे चलते हैं, फेल टू फॉलो ऑल अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द प्रिपरेशन, मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसको फॉलो नहीं कर सका अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, या फिर एल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर जो थे वो माइनर एरर्स थे। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो देखो सबसे ये वाले अगर ऑप्शन पढ़ोगे तो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, ठीक है, ये भी पढ़ोगे इसमें भी नहीं होगी और सी में भी नहीं होगी। लेकिन डी, अगर माइनर एरर्स होते हैं कि कंपनी के अंदर छोटे मोटे जो है वो एरर्स हैं, मान के चलो आप लोगों ने सेल्स जो थी वो आप लोगों को दिखानी थी 100,000 की, और आप लोगों ने जो है वो दिखा दी है 105 या फिर 102 या फिर 101,000 की, ठीक है, थोड़ा सा 1,000 का फ़र्क है, और कंपनी जो है वो करोड़ों में काम करती है, ठीक है, और एक
₹1000 से उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला, तो इसलिए जो है वो ऑडिटर कहेंगे कि चलो भाई तुम्हारी जो है वो ठीक है, थोड़ा बहुत घपलाबाजी मार ली है, बट इट्स ओके। माइनर एरर्स जो हैं वो चलते हैं, कभी कभार जो है वो गलती से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग को लिखना होता है 100, गलती से आप लिख देते हो 10, ठीक है, एक ज़ीरो मिस हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149, F company is a listed company in country N. Regulators have recently discovered that the company has failed to maintain proper accounting records, meaning that the financial statement in recent years have not been true and fair. तो कंपनी अच्छे से रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पिछले सालों की वो सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसका, जो ये गलतियां हुई हैं, तो सबसे पहली बात सस्पेंशन ऑफ FVCF शेयर्स बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली बहुत पिछले पुराने सालों में भाई बताओ उन्होंने अच्छे से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, शेयर प्राइस जो है उनका मतलब गलत दिखा रहा होगा, प्रॉफिट गलत दिखा रहे होंगे, और जो शेयर्स वगैरह हैं उन लोगों वो भी गलत दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात स्टॉक एक्सचेंज से उसको हटाओ। लिस्टेड कंपनी है इसलिए हटा रहे हैं, ठीक है, लिस्टेड नहीं होती तो स्टॉक एक्सचेंज की बात ही ना होती। टैक्स अथॉरिटी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यस, टैक्स अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा भाई क्या घपलाबाजी मार रहे हो, देख रहे हो कितना टैक्स चोरी कर रहे हो, इविजन वगैरह, और आगे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद 150, द की एम ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB का जो है वो मेन एम वो क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वर्ल्ड वाइड। की एम तो मैं इसको काइंड ऑफ नहीं कहूँगा, देखो काइंड ऑफ ये एम हो सकता है, बट की एम आगे पढ़ने से पता चलेगा। डेवलप वर्ल्ड वाइड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, ऑडिटिंग का जो है वो एक से अलग से बनता है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे ये है ना, वैसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऐसा भी है, ठीक है, आइजाज वगैरह जिसमें बनाते हैं, ये सब आप चीज़ें ऑडिटिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो सब ऑडिट्स में आ जाता है। तो ऐसा तो बी वाला तो गलत ही है। डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक सिंगल सेट ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी जो है वो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। येस, काइंड ऑफ ट्रू, ये इस वजह से जो है वो बेटर ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, सीम हो रहा है। रिप्रेजेंट यूके इंटरेस्ट, यूके का बारे में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, कि जो है वो हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बताना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी। एडवाइस करता है IASB को एजेंडा डिसीजन पे और प्रायोरिटाइज ऑन देयर वर्क। नो, ठीक है, ये जो होता है आपका एडवाइजरी काउंसिल का होता है। रिव्यू ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड अकाउंटिंग इश्यूज ऑन अ टाइमली बेसिस एंड प्रोविजन ऑफ गाइडेंस ऑन दीज इश्यूज। जो भी नए नए अकाउंटिंग इश्यूज़ वगैरह बनाए हैं और उस पर आप लोगों को बताना है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। नया IAS बना है, मान के चलो एक IAS 2, जैसे आपको पता है इन्वेंट्री का होता है, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री के बारे में बताते हैं, जैसे इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरबी दोनों में से जो भी लोअर हो उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अब जो नया नया आया होगा तो किसी को पता नहीं है कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो इंटरप्रिटेशन कमेटी उसमें हेल्प करेगी। फिर बी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। सी ऑप्शन में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS एंड अदर पब्लिकेशन, नो, ये जो है वो डेवलपमेंट वगैरह जो वापस से काम आगे जो है एडवाइजरी काउंसिल का काम होता है और इन्फॉर्मिंग नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूके अकाउंटिंग रेगुलेशंस आर करेक्ट। यूके के स्पेसिफिकली आपसे पूछा है। तो सुपरविजन कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ यूके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो सुपरविजन की कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि आपका आंसर है रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, वो जो है वो मेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सुपरविजन कमेटी के अंदर आता है, ठीक है। इन यूके स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस SSAPs हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय। यस, जो उनके यूके के अंदर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस हैं उनको लार्जली रिप्लेस करेगी। देखो पहली बात मैं आपको बताऊं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये यूके स्पेसिफिक क्वेश्चन है साफ साफ, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, क्योंकि हम लोग यूके का थोड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है वो ग्लोबली पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बाकी अगर हाँ करना चाहते हो तो देखो इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो खाली ट्रू है, फर्स्ट वाली जो है वो गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वगैरह जो है वो सब चीज़ें करता है, और इसके बाद जो है वो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है आपकी। और ये जो स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन है मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आज हमने 2 चैप्टर करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यार चैनल पे वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, सारी चीज़ों के वन शॉट्स डाल रखे हैं, देख सकते हो।
उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।